हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। इट्स मी और एजुकेटर ज्योति। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूजीसी के थ्रू पब्लिश किए गए एक रीसेंट नोटिफिकेशन या फिर आप कह सकते हो एक रीसेंट ग्रांट को पास किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग पीएचडी के बहुत से रूल्स को चेंज किया गया है। अगर आपको पता है तो 2016 के जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग अगर आपने सारे के सारे रूल्स पढ़े हैं तो अभी आप सारे चेंजेस को ऑब्जर्व कर पाएंगे। और इनकेस अगर आपको वो रूल्स नहीं पता हैं तो आप उनको रीड कर सकते हो जस्ट टू टैली कि हाँ अभी के रूल में और पहले के रूल में क्या डिफरेंसेस था। बट अभी फिलहाल में जो है एक नया ग्रांट पास किया गया है जिसके थ्रू बहुत से रूल को मॉडिफाई किया गया है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सारे रूल्स को देखेंगे कि यूजीसी ने कौन कौन से रूल्स को चेंज किया है, जैसे कि आप टाइटल यहाँ पे देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या मेन पॉइंट है। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फ्यूचर में पीएचडी परस्यू करने का सोच रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी आपके लिए। इवन आपके जो भी सगे संबंधी हैं, जो भी जानने पहचानने वाले हैं, जो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं और जो फ्यूचर में पीएचडी परस्यू करने वाले हैं, उनके साथ आप ये वीडियो जरूर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। इसके अलावा कौन सी वेबसाइट पे आपको विजिट करनी है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में क्या चेंज किया गया है थ्रू द यूजीसी, दैट इज मेनली फॉर रेगुलेशन 2022। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है द कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड। अब यहाँ से बहुत से ऑप्शन शुरू होते हैं। पहला, a 1 year or 2 year master degree program after 4 year or 8 semester bachelor degree program। पहला इन्होंने ऑप्शन क्या दिया है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने बैचलर जो है 4 ईयर का किया है जिसमें मेनली 8 सेमेस्टर होते हैं, उसके बाद आप मास्टर में एनरोल किए हो और मास्टर करते हुए आपको 1 साल हो गया है तो आप एलिजिबल हो। सिंपल एक एग्जांपल दूं तो मान लीजिए आपने बीटेक किया है, एमटेक का आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हो तो उसके बाद ही आपके पास एलिजिबिलिटी चली आएगी। अब ये तो था 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम की बात। अब अगर जो 3 ईयर बैचलर प्रोग्राम में होते हैं उनका क्या, देखिए 2 ईयर और 4th सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर अ 3 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम। अब देखिए क्या बोला गया है कि जो बीएससी में बच्चे हैं, बीएससी वो अपना क्लियर कर चुके हैं, एमएससी में एनरोल कर चुके हैं और एमएससी में ऑलमोस्ट उन्होंने 2 ईयर कंप्लीट कर लिया है, यानी 4 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद ही वो एलिजिबल है पीएचडी में अप्लाई करने के लिए। और क्वालिफिकेशन डिक्लेयर इक्विवेलेंट टू द मास्टर डिग्री। और इन सारे जो भी हमने कोर्सेज की बात की है एलिजिबिलिटी में, इन सारे कोर्सेज में आपके 55% मार्क्स जो है एग्रीगेट होना चाहिए, या फिर ग्रेड जो आपका ग्रेड अगर सिस्टम है या पॉइंट स्केल पे जिस भी स्केल पे आपके ओवरऑल मार्क्स को इवेल्युएट किया जाता है वो यहाँ पे ग्रेड स्केल यूज किया जाएगा। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन होगा, मेनली इन मार्क्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम होके रखा है और उनके पास जो है लगभग 75% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, सो प्रोवाइडेड आर द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन आफ्टर 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जस्ट बीटेक या फिर कोई भी ऐसी डिग्री जो कि 4 ईयर की बैचलर डिग्री थी, जस्ट उसके बाद ही अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम 75% मार्क्स होना चाहिए, either in the form of a percentage और grade point। इसके अलावा 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन होगा फॉर ऑल दी रिजर्व कैटेगरी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप एमफिल प्रोग्राम आपने कंप्लीट किया है और उसके बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स एज एग्रीगेट होना चाहिए या फिर पॉइंट स्केल पे होना चाहिए। और यहाँ पे भी जो है 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन होगा फॉर दी रिजर्व कैटेगरी। चलिए अब बात कर लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम की। पीएचडी का जो है कितना लंबा ड्यूरेशन होने वाला है अकॉर्डिंग टू द यूजीसी रूल। सो पीएचडी प्रोग्राम shall be for a minimum duration of 3 years। पीएचडी प्रोग्राम जो है कम से कम 3 साल का होना चाहिए, जिसमें कि कोर्स वर्क इंक्लूडेड होगा, या फिर मैक्सिमम हो सकता है 6 ईयर का फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। तो मिनिमम क्राइटेरिया यानी मिनिमम जो पीरियड है पीएचडी का वो 3 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 6 साल होना चाहिए। इसके अलावा आपको एडिशनल 2 साल मिल सकते हैं अगर आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो, बट उसके लिए आपको जो है री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा भी अगर आप कह सकते हो कि डिले होता है तो मैक्स टू मैक्स 8 ईयर आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। दिस इज द मैक्सिमम वन।
इसके अलावा अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिसको कि हम फीमेल पीएचडी स्कॉलर कंसिडर कर सकते हैं, या फिर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज मेनली मोर देन 40% डिसेबिलिटीज, तो इस केस में जो है आपको और 2 ईयर का रिलैक्सेशन मिल सकता है, जो कि आपके ओवरऑल पीरियड को 10 ईयर्स में चेंज कर देता है। Next, female PhD candidates may provide a maternity leave or child care leave up to the 240 days in entire duration of the PhD program. इसके अलावा कोई फीमेल स्कॉलर ऐसी हैं जो कि मैटरनिटी लीव की उनको जरूरत पड़ती है थ्रू लाइक ड्यूरिंग हर पीएचडी, तो उस केस में जो है उनको 240 डेज का लीव दिया जा सकता है ड्यूरिंग हर पीएचडी प्रोग्राम। अब बात करते हैं प्रोसीजर फॉर एडमिशन। सो द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम शेल बी मेड यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। इन सारे मेथड से पीएचडी प्रोग्राम में आप जो है अप्लाई कर सकते हो। और एक और चीज को यहाँ पे बहुत अच्छे से हाईलाइट कर दिया गया है कि स्पेशली जो नॉन नीट बच्चे हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिट स्टूडेंट हु क्वालिफाई फॉर द फेलोशिप और स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट, UGC CSIR NET, GATE, CEED and similar national level test based on the interview। यानी आपको पीएचडी में एडमिशन जो है इन सारे नेशनल एग्जाम के बेसिस पे मिल सकता है, जैसे कि हो गया UGC NET, CSIR NET, गेट, CEED या सिमिलर लेवल के जो नेशनल एग्जाम्स होते हैं उनको क्लियर करके और उनके इंटरव्यू को क्लियर करके आपको पीएचडी में इनरोल किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, higher educational institutes may admit student through entrance test conducted at a level of individual higher educational institutes. The entrance test syllabus shall be 50% of research methodologies and 50% shall be subject specific. इसके अलावा मान लीजिए अगर आपके पास कोई नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर नहीं है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है एंड और, तो मान लीजिए आप नॉन नेट स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए जो है कुछ कुछ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है आपके लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं, और उस टेस्ट का सिलेबस होने वाला है 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50% सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जो है स्टूडेंट हु हैव सिक्योर 50% मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट आर एलिजिबल टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। और ये जो यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट होगा इसमें आपका 50% मार्क्स स्कोर करना जरूरी है अगर आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं। तो 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा फॉर ऑल द रिजर्व कैटेगरीज। This, the institutes may decide the number of eligible students to be called for the interview based on the number of PhD seats available. इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट ये एग्जाम करवा रही हैं वही डिसाइड करेंगी कितने स्टूडेंट्स को बुलाना है फॉर द इंटरव्यू, डिपेंडिंग उनके पास कितनी सीट की अवेलेबिलिटी है। ओवरऑल जो आपका सिलेक्शन है वो इस बेसिस पे होगा, लगभग वेटेज जो है 70% वेटेज लिया जाएगा आपके एंट्रेंस टेस्ट का और 30% आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा इंटरव्यू या फिर वाइवा वॉइस में, और इसके बेसिस पे जो है आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड किया जाएगा। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि नॉन नेट स्टूडेंट भी किस तरीके से जो है पीएचडी में इनरोल कर सकते हैं, पीएचडी के लिए ट्राई कर सकते हैं। बस ये है कि उनको जो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स होंगे जो कि अपने इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक जो एंट्रेंस टेस्ट करवाते हैं वो आपको क्लियर करना पड़ेगा अलॉन्ग विद देयर इंटरव्यू। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी सी चीज की गई है कि पहले जो प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जो होते थे, जितने वो पीएचडी स्कॉलर को लेते थे पहले अपने अंडर में, उनका नंबर बढ़ा दिया गया है। जैसे कि एन एलिजिबल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर कैन गाइड अप टू, तो जो प्रोफेसर है वो गाइड कर सकते हैं टोटल ऑफ 8 स्टूडेंट्स को, एसोसिएट प्रोफेसर 6 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जो है 4 पीएचडी स्कॉलर को अपने अंडर में एट अ गिवन टाइम में ले सकते हैं। In case of relocation of female PhD scholar due to the marriage or otherwise, the research data shall be allowed to be transferred to the higher education institutes to which the scholar intend to relocate। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपको ऐसे पीएचडी कैंडिडेट है जो अपनी मैरिज के कारण जो है अपना सिटी शिफ्ट करना चाहती हैं, या फिर कोई और ऐसा इशू आ गया जिसकी वजह से आपको सिटी को शिफ्ट करना पड़े, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको जो है आपके डिजायरेबल जगह पे रिलोकेट किया कर दिया जाएगा, जिसके साथ साथ जो है आपके जितने भी रिसर्च डेटा हैं और जो भी आपकी रिसर्च रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रिलोकेट कर दिया जाएगा, बशर्ते कि आपको सारा के सारा जो रूल्स हैं जो कि यहाँ पर मेंशन है वो फुलफिल होने चाहिए। Faculty member with less than 3 years of service before superannuation shall not be allowed to take new research scholar under this supervision। इसके अलावा कोई ऐसा फैकल्टी मेंबर जिसका 3 साल से कम का एक्सपीरियंस है, they are not going to allow कि वो जो है किसी भी पीएचडी स्कॉलर को अपने अंडर में ले।
बात करते हैं आप कोर्स वर्क, क्रेडिट रिक्वायर्ड या फिर नंबर ड्यूरेशन, सिलेबस, मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ पीएचडी एंड मेनी मोर। सो जो आपको पूरे क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होगी फॉर योर पीएचडी, that will be the coursework is a minimum of a 12 credits including a research and the publication ethics. इसके अलावा all PhD scholar irrespective of the discipline shall be required to train in teaching, educational, pedagogy, writing related to their chosen PhD subject during the doctoral period. PhD scholar may also have to assign 4 to 6 hours per week of teaching or research assistantship for conducting tutorial or laboratory work or evaluation. इसके अलावा जैसे कि आप PhD कर रहे हैं तो PhD के बाद बहुत से ऑप्शन होते हैं, लाइक यू कैन गो इन एकेडमिक फील्ड फॉर द टीचिंग और यू कैन वर्क एज अ रिसर्च स्कॉलर या फिर आगे चल के जो है आप साइंटिस्ट की पोस्ट ले पाते हैं अगर आप हायर एजुकेशन के लिए चाहते हैं तो दोनों अगर चीज़ों को देखा जाए तो दोनों ही चीज़ों में एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए ड्यूरिंग योर पीएचडी आपको जो है टीचिंग में भी बहुत अच्छे से इन्वॉल्व करवाया जाएगा, जैसे कि आपने मेंशन आपको 4 से 6 घंटे पर वीक जो है आपको टीचिंग में स्पेंड करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, a PhD scholar must obtain a minimum of 55% marks or its equivalent grade in UGC 10-point scale in a course work to be eligible to continue in the program and submit his or her thesis. अगर आपको सक्सेसफुली जो है अपना PhD कंप्लीट करना है तो आपको जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 55% मार्क्स या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट जो कि UGC के बेसिस पे लागू होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बढ़िया जो चेंज मुझे देखने को मिला वो था ये, दैट इज पीएचडी थ्रू पार्ट टाइम मोड। अब जो है पीएचडी को पार्ट टाइम मोड के थ्रू भी जो है एक आप कह सकते हो एलिजिबिलिटी दे दी गई है, प्रायोरिटी दे दी गई है कि कैसे पार्ट टाइम पीएचडी किया जा सकता है। So, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है द पीएचडी प्रोग्राम थ्रू पार्ट टाइम मोड विल बी परमिटेड provided all the condition stipulated in these regulations are fulfilled. इन्होंने जो यहाँ पे शर्तें रखी हैं वो शर्तें अगर पूरी होती हैं, वो रूल्स अगर आप एज इट इज फॉलो अप किया जाता है आपके थ्रू, तो आप पार्ट टाइम पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी शो कर सकते हो। सो द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कंसर्न शैल ऑब्टेन अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट थ्रू द कैंडिडेट्स फॉर द पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम फ्रॉम द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द कैंडिडेट इज एम्प्लॉयड। तो करना क्या होगा, मान लीजिए आप करंट टाइम में कहीं पे जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ साथ अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप जिस इंस्टीट्यूट में या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं अपने जॉब के लिए, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से एक एनओसी देना पड़ेगा, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा उस इंस्टीट्यूट को जहां से आप पीएचडी परस्यू करेंगे। और उस पर्टिकुलर जो एनओसी है उसमें बहुत सी चीजों को मेंशन किया जाएगा ऑब्वियसली, जिसमें कि पहली मेंशनिंग होगी द कैंडिडेट इज परमिटेड टू परस्यू स्टडीज ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस। ठीक है, जिसमें कि मेंशन होगा कि कैंडिडेट को जो है अलाउ किया जा रहा है कि वो पार्ट टाइम बेसिस पे अपना पीएचडी परस्यू कर सकता है। नेक्स्ट, हिज और हर ऑफिशियल ड्यूटी परमिट हिम और हर टू डिवोट सफिशिएंट टाइम फॉर द रिसर्च। नेक्स्ट, इसमें ये मेंशन रहना चाहिए, ये फॉलो अप होना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट पीएचडी पार्ट टाइम पीएचडी कर रहा है उस टाइम पे उसका जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे वो जॉब कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन उसको अलाउ करेगा कि वो एम्प्लॉय जो है अपना पूरा टाइम दे सके पीएचडी के वर्क में। नेक्स्ट, इफ रिक्वायर्ड ही और शी विल बी रिलीव्ड फ्रॉम द ड्यूटी टू कंप्लीट द कोर्स वर्क। और मान लीजिए कोर्स वर्क की जरूरत है या फिर उस एम्प्लॉय कम कैंडिडेट को इंस्टीट्यूट पे रहने की जरूरत है अपने कोर्स वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो उस टाइम पे उसका जो जॉब ऑर्गेनाइजेशन है वो उसे रिलीव कर देगा ताकि वो स्टूडेंट जो है अपना कोर्स वर्क कंप्लीट कर सके। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब एक आप कह सकते हो एक इनिशिएटिव लिया गया है फॉर द पार्ट टाइम पीएचडी। इससे क्या होगा, वो स्टूडेंट जो कि अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए थे ये सोच के कि मेरे पास तो टाइम अवेलेबल नहीं है, पार्ट टाइम में क्या ही होगा, पीएचडी करना पॉसिबल नहीं है, वो स्टूडेंट को जो है अभी फिलहाल में आई थिंक एक अच्छा खासा मौका मिलेगा कि वो सामने आएंगे और इन सारे अगर रूल्स रेगुलेशन को अगर वो फॉलो करते हैं तो वो पार्ट टाइम बेसिस पे पीएचडी कर पाएंगे। तो ये थे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूजीसी जो फिलहाल में जो है एक चेंज देखा गया है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये चेंज कैसा लगा और आपके थॉट प्रोसेस क्या हैं इस बारे में, क्योंकि ये कुछ चेंजेस थे जो कि फिलहाल में 2022 के रेगुलेशन में देखे गए हैं। सो डू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट यू थिंक कि ये अच्छा चेंज है या फिर व्हाट अकॉर्डिंग टू यू ये आप इसको जो है मतलब किस तरीके से देखते हैं। सो इसे जरूर शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इस टाइप के नोटिफिकेशन की जरूरत है, इस टाइप के इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, जो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं आप, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।